नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था, मैं कुछ अगले वीडियोस हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन या मैन एंड मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि मानव किस प्रकार से और किस काल से वो बीमारियों या व्याधियों से संघर्ष करता आ रहा है। क्योंकि व्याधि होती है, उससे सफरिंग होती है और मानव पता नहीं किस काल से इस संघर्ष में जुटा हुआ है। आदि मानव के पास कोई उपाय तो था नहीं, उनको बीमारियों के कारणों का तो पता था नहीं, लेकिन वो फिर क्या कर सकते थे। उन्होंने धर्माचार्यों का, हर्बलिस्ट जो कुछ जड़ी बूटियों की जानकारी रखते थे या मैजिशियंस थे, उन पर भरोसा करके उनसे इलाज करवाया। मैं ये नहीं कहता उन्होंने जिस तरह से इलाज किया उसमें कुछ कमियां होंगी, कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस होंगे, लेकिन जो भी अनुभव हमें मिला वो आज की जो चिकित्सा प्रणाली है उसकी आधारशिला है और उससे हम नगण्य नहीं कर सकते। कहा जाता है कि हर कल्चर का एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और हेनरी सेजरिस्ट ने भी यही कहा है कि हर कल्चर का एक या संस्कृति का एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और मेडिकल हिस्ट्री का पढ़ना कल्चर की एक प्रारूप का अध्ययन ही है। ड्यूबोस इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने एक कहा कि एंशियंट यानी प्राचीन चिकित्सा पद्धति मदर ऑफ साइंसेस है। मेडिसिन इज़ द मदर ऑफ साइंसेस और इसकी स्टडी एक तरह से जो संस्कृतियों का है, जो मेल मिलाप हुआ, उसका अध्ययन ही है। अब जब किसी कारण का पता नहीं चला तो मनुष्य ने या मानव ने यह सोचा, आदि मानव ने यह सोचा कि ज़रूर इसका कोई ना कोई कारण ईश्वरीय क्रोध हो सकता है या कोई ईविल स्पिरिट मानव के अंदर घुस गई है या स्टार्स खराब हैं, सितारे खराब हैं या कोई जादू टोना हो गया है। इस तरह की बातें मनुष्य ने सोची और ये थ्योरी जो थी वो सुपर नेचुरल थ्योरी थी, क्योंकि कारण तो पता नहीं था कि कौन सा विषाणु या कीटाणु बीमारी क्रिएट कर रहा है और क्यों वो हो रही है। तो ये सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ कहलाती है, यानी जो नेचुरल थ्योरी है उससे ऊपर की थ्योरी। ईश्वरीय क्रोध भी इसमें आ जाता है। अब जो पुराना मानव था, आदि मानव, जो पाषाण युग का मानव था, उसने पाषाण या पत्थर से हथियार तो बनाए थे, लेकिन मेडिसिन या चिकित्सा विज्ञान के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए थे। पत्थर या से उन्होंने पत्थर और से जो औजार बनाए थे उससे वो एम्पुटेशन कर सकते थे, सरकमसिजन कर सकते थे, ट्रिफाइनिंग जो आजकल बरहोलिंग वगैरह स्कल पे होती है वो सब कहते थे। और फ्लिंट पत्थर का भी इस्तेमाल किया, जिसे चकमक पत्थर भी बोलते हैं उन्होंने इसके लिए, और जिसमें सिलिका की बहुत अधिक मात्रा होती है। अब हम भारतीय चिकित्सा विज्ञान की तरफ चलें उससे पहले हम ये कह दें कि सबको पता ही होगा कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। उससे धन्वंतरी 14 रत्न के रूप में प्रकट हुए थे और वो चिकित्सा विज्ञान के भगवान भी कहलाते हैं, गॉड ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के हेल्थ के भगवान कहलाते हैं। दूसरी चीज़ें जो वेद हुई, जो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, कुछ लोग मानते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से आए थे, ब्रह्मा की वाणी है। कुछ लोग उसे डिवाइन पावर से मानते हैं। खैर, इस विवाद में न जाते हुए ये मानते हैं कि कोई दैवीय शक्तियाँ थीं, उन्हें ऋषियों मुनियों ने याद किया और उसको लिखा नहीं गया था, लेकिन वेद व्यास जी ने उसको 4 भागों में डिवाइड किया और वेद लिखे। इसके बाद इंडियन मेडिसिन जो कि 5000 BC यानी 5000 क्राइस्ट
से पुरानी है, सबसे पुरानी है। उसके बाद चाइनीज सभ्यता आई जो कि 2700 BC है, लगभग 2300 वर्ष बाद। ये गर्व का विषय है कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो सबसे पुरानी है। और इसमें देखा जाए तो मुख्य चिकित्सा है वो आयुर्वेद और सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। लाइफ ऑफ साइंसेस, आयुर्वेद का मतलब है लाइफ ऑफ साइंस, लाइफ ऑफ साइंस ऑफ लाइफ। अब इसमें आयुर्वेद में जो सिद्धा सिस्टम है वो तमिल स्पीकिंग एरियाज़ में ज़्यादा चलता था, लेकिन आयुर्वेद का बहुत व्यापक प्रचार था। और इसके जो मुख्य हस्ताक्षर या विद्वान थे उनमें वाग्भट, अत्रिय, चरक और सुश्रुता का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। वाग्भट कहा जाता है उन्होंने अष्टांग संग्रह और अष्टांग संहिता लिखी थी, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च शोधकर्ता हैं उनका कहना है कि दो किताबें एक ही काल की नहीं हो सकती हैं। खैर, उस विवाद में ना पड़ते हुए मैं अत्रिय साहब के, अत्रिय ऋषि मुनि जो कि बहुत बड़े इंडियन फिजिशियन और टीचर थे, वो उनकी कार्य क्षेत्र तक्षशिला था। तक्षशिला रावलपिंडी से 20 किलोमीटर वेस्ट पर स्थित है। तक्षशिला के बारे में ये बता दें कि तक्षशिला को महाभारत में पढ़ें तो उसकी स्थापना दुर्योधन ने की थी, लेकिन रामायण में इसका जिक्र है कि भरत ने इसकी स्थापना अपने पुत्र तक्षा के नाम से की थी। तक्षा नाम होने की वजह से तक्षशिला नाम रखा और इसकी स्थापना भरत जी ने की थी, रामचंद्र जी के भाई। जो प्रमुख हस्ताक्षर हैं, जो विद्वान, जो इनके जो हमारे लिए आदरणीय हैं, वो चरक हैं जो कि फादर ऑफ मेडिसिन भी कहलाते हैं। उन्होंने चरक संहिता लिखी जिसमें करीब 500 दवाइयों का जिक्र है। और रॉफुल्फिया जैसे एक स्नेक रूट है होती है, उसका प्रयोग ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता था, हाइपरटेंशन के लिए किया जाता था। इसको रिसर्पिन इससे निकाली गई, जो आजकल भी के युग में भी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की एक दवाई मानी जाती है। अब सुश्रुता, चरक का काल 2000 AD था, यानी क्राइस्ट के 200 साल के बाद का। अब सुश्रुता का ने जो किया, उन्होंने सर्जरी पर के बहुत सारी विधियां थीं, उनका संग्रह किया, सैकड़ों विधियां थीं। और इसमें खाली सर्जरी ही नहीं बल्कि ऑप्थेल्मोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, बेडसाइड मैनर्स, मिडवाइफरी, बहुत सारे विषयों का उन्होंने अध्ययन किया था। और सारी चीज़ों को संग्रहित लगभग ये 800 BC और 400 AD के बीच में का था। इसमें राइनोप्लास्टी का भी, यानी नोज सर्जरी का भी जिक्र है। और ये गर्व की बात है कि हमने ईस्ट इंडिया काल में अंग्रेज़ों को राइनोप्लास्टी सिखाई। आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत जो है वो त्रिदोष थ्योरी, यानी वात पित्त कफ है। इसके सामंजस्य बिगड़ जाने से बीमारियां होती हैं, ये इसका एक मुख्य सिद्धांत है। और जितने भी वैद्य हैं वो जानकारी लेना चाहते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको पता होगा कि मनु के जो लॉज थे वो भी पर्सनल हाइजीन के विषय में थे। और ये जनरली ऐसा देखा गया है जहाँ सब नदियाँ होती हैं वहीं पर सभ्यता का विकास होता है। जैसे सिंधु नदी के आसपास मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को आप देखें तो देखने में मालूम पड़ेगा कि सैनिटेशन और बहुत सारे पब्लिक हेल्थ के जो विषय हैं उसका ध्यान रखा गया है जिससे बीमारियां ना हों। सीवरेज सिस्टम वगैरह, सैनिटेशन। इसके अलावा जो मुग़ल काल में जो चिकित्सा विज्ञान आया वो यूनानी और तिब्बत था। और इसका जहाँ जिस का राज धर्म होता है और वो जिस चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देता है उसका बहुत अधिक विकास होता है। तो मुस्लिम काल में ये यूनानी और चिकित्सा
तिब्बत चिकित्सा का काफ़ी विकास हुआ। इसके अलावा है एक होम्योपैथी जो कि सैमुअल हैनीमैन ने जिसका प्रारंभ किया था, जिसका सिद्धांत ये है कि छोटी मात्रा में जो डोज हेल्दी लोगों में सिम्टम प्रोड्यूस करती है वही डिजीज्ड लोगों में उस सिम्टम को दबाती है। आज भी होम्योपैथ के भारत में बहुत अधिक वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं और काफ़ी प्रचलित भी है। इसके बाद अगले वीडियोज़ में मैं चाइनीज़, ग्रीक मेडिसिन जो कि मुख्य हैं उन पर प्रकाश डालूंगा और कुछ और सभ्यताएँ भी हैं उसके बारे में मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।